हेलो दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट। सो दोस्तों, आज से हम करेंगे 12th क्लास की स्टडी पॉलिटिकल साइंस की। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2। एक बात और मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेबस में जो चेंजेस किए गए हैं, जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर डिलीट कर दिया गया, आपका थर्ड चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ेंगे और सीधा डायरेक्टली सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको कई सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी। सो मेरा सजेशन आपको यही है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है पहले चैप्टर का, जाके उसको पहले देख लीजिए। ज्यादा कुछ नहीं है, 45 मिनट की वीडियो है, ठीक है। पूरे चैप्टर की अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। पहले वो क्लियर कर लीजिए, फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर पे आएगा। बाकी मर्जी आपकी है, सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो को देखिए, और फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके उसमें से कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज और बता दूं कि सिलेबस में ज्यादा कुछ चेंजेस होता नहीं है, सिलेबस सारा वही होता है। जैसे आपको मैंने बताया फर्स्ट चैप्टर डिलीट हुआ है और थर्ड चैप्टर डिलीट हुआ है, तो थर्ड चैप्टर के बहुत सारे ऐसे चीज जो सेकंड चैप्टर में डाल दिए गए हैं, ऐसे ही फर्स्ट चैप्टर के बहुत सारे चीज जो सेकंड चैप्टर में। तो कहने का मतलब यही है, पढ़ाना हमें सारा है, सब चीज हम कवर अप करके चलेंगे, ठीक है। बाकी चेंजेस जो होगा उसको मैं अपडेट करता रहूंगा कि ये एक्स्ट्रा हुआ, एक एक्स्ट्रा हुआ, ठीक है। बाकी आपको पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम सारा क्लियर कर लेंगे, साथ ही साथ सैंपल पेपर से हमें आइडिया लग जाएगा किस हिसाब से पेपर आने वाला है। तो फटाक से चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सेकंड वीडियो बनाई है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस चीज़ का मतलब समझ लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस आने वाला है। उसके बाद जैसे लिखा है द एंड ऑफ बिपोलैरिटी, ठीक है। द एंड ऑफ बिपोलैरिटी, इसका अर्थ क्या होता है? दो ध्रुवता का अंत, ठीक है। इसके अलावा डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, अर्थात डिसइंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो किस कारण से हुआ है, ये सिलेबस में आया है। इसके अलावा यूनिपोलर वर्ल्ड, यानी कि एक ध्रुवता का विश्व जो हो गया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मिडल ईस्ट क्राइसिस, अफगानिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान का जो संकट था उसके बारे में पढ़ेंगे। गोल्फ वॉर हो गया, यानी कि प्रथम खाड़ी युद्ध हो गया। और इसके अलावा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन, CIS, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा द 21st सेंचुरी अरब स्प्रिंग, ये था आपका सिलेबस। और इसी के अकॉर्डिंग मैंने जो टॉपिक निकाला है, ये टोटल 14 टॉपिक है। इसमें देखिए कुछ छोटे टॉपिक है, कुछ बड़े टॉपिक है। बहुत ही इंटरेस्टेड है, आप एक बार वीडियो देखिए, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। टेंशन लेने की कोई बात है ही नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 का मतलब आप समझती है, 2 की बात हो रही है। ध्रुवता का अंत, ध्रुवता का मतलब यहाँ पे मैंने बताया था कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे शीत युद्ध की स्टार्टिंग हुई थी 1945 के बाद, विश्व जो था 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था। अर्थात कहने का मतलब ये था कि पूंजीवाद और साम्यवाद, ये था। तो इसी को ध्रुव का नाम दे दिया गया, यानी कि अमेरिका और पूंजी वाले देशों को एक ध्रुव समझ लिया गया, और तथा दूसरा ध्रुव क्या हो गया था? साम्यवाद तथा सोवियत संघ वाले देशों को समझ लिया गया था, ठीक है। अब दो ध्रुवता का अंत का मतलब क्या है, मैंने बताया था कि इस वाले चैप्टर में क्या होता है कि सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, तो देश क्या हो जाता है? एक पूंजीवाद हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि देश में सिर्फ एक ध्रुव का शासन रह जाता है। इसी को बोलते हैं एक ध्रुव व्यवस्था। यूनिपोलर वर्ल्ड लिखा है ना, एक ध्रुव व्यवस्था इसका मतलब होता है, ठीक है। तो लिखा है कि दो ध्रुवता का अंत, अर्थात कहने का मतलब सोवियत संघ का अंत हो गया था, सोवियत संघ का विघटन हो गया था। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? दो ध्रुवता का अंत बोलते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। पहला लिखा है कि दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, इसके बारे में पढ़ेंगे। सोवियत प्रणाली क्या थी, सोवियत प्रणाली की जो कमियां थी उसके बारे में। इसके अलावा सोवियत संघ के विघटन के लिए कौन कौन से ऐसे कारण थे जो उत्तरदायी थे। मिखाइल गोर्बाचेव की जो सुधार नीति थी। हालांकि देखो, इसको मैं टोटली पूरा चैप्टर कवर अप करने की कोशिश किया हूँ, ताकि आपका जो पहले वाला भी था उसमें भी कुछ ना छूटे, और जो आपका न्यू सिलेबस में आया है उसमें भी कुछ ना छूटे, ठीक है। इस वजह से पहले वालों को मैंने पढ़ाया ताकि आपको चैप्टर पूरा अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। इस वजह से मैंने हर एक टॉपिक को इसमें कवर अप करने की कोशिश की है। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, ये भी हम पढ़ेंगे। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, इसके अलावा शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी के परिणाम, बर्लिन की दीवार, अफगानिस्तान संकट, प्रथम खाड़ी युद्ध, और इसके अलावा स्वतंत्र राष्ट्रों का कुल, और जो लास्ट टॉपिक है अरब स्प्रिंग, ठीक है। इस वाले वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ेंगे, 7 टॉपिक पढ़ेंगे। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम 11 टॉपिक तक पढ़ेंगे, और इसके अलावा लास्ट वीडियो में हम 14 टॉपिक तक कवर अप कर लेंगे। आई बात समझ में? चलिए स्टार्ट करते हैं।
पहली बात समझते हैं, दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था क्या है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 1945 के बाद हमारा जो देश था, हमारा जो विश्व था, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था, एक पूंजीवाद, एक साम्यवाद। इसी को दो ध्रुवीय व्यवस्था बोलते हैं। अर्थात कहने का मतलब है जो दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था से अभिप्राय एक ऐसी विश्व व्यवस्था से है जो कि दो गुटों में बढ़ जाना। अर्थात कहने का अर्थ है कि एक जो विश्व था दो गुटों में बढ़ जाना। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व पूंजीवाद और साम्यवाद दो गुटों में विभक्त हो गया था। पूंजीवादी गुट का नेता अमेरिका तथा साम्यवादी गुट का नेता कौन था? सोवियत संघ था। इतनी बात समझ में आ गई। ये हो गया आपका फर्स्ट टॉपिक क्लियर। इतना इजी है ना। चलिए दूसरा बात करते हैं, सोवियत संघ की प्रणाली क्या थी। इसका तो मैंने इंट्रोडक्शन आपको फर्स्ट चैप्टर में ही दे दिया था, बट कोई नहीं, एक बार और मैं इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करता हूँ। सोवियत संघ की जो प्रणाली थी, जो साम्यवादी व्यवस्था पर आधारित थी, यह प्रणाली समतामूलक समाज पर ज़्यादा ध्यान देती थी। मैंने बोला था एक चीज़ याद रखना, रोटी कपड़ा मकान, इसको याद करके रखना, रोटी कपड़ा मकान। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जो सोवियत प्रणाली थी, जो सोवियत संघ की जो सरकार थी, वो कहती थी हमारे लिए सारे व्यक्ति समान है, हर एक व्यक्ति समान है, इसी वजह से सबको रोटी कपड़ा मकान हम समान रूप से देंगे, ठीक है। और ये समतामूलक समाज पे ज़्यादा ध्यान देती थी, समानता पे ज़्यादा ध्यान देती थी। इनका अभिप्राय ये था कि जो निजी व्यवस्था है ना, उस चीज़ का हम विरोध करेंगे, यानी कि निजी संपत्ति रखना नहीं है किसी को, सब होगा गवर्नमेंट का होगा, आपको सिर्फ काम करना है। और यहाँ पे सभी के कल्याण के लिए हम क्या करेंगे, योजनाएं चलाएंगे और समतामूलक समाज की स्थापना करेंगे, ठीक है। तो यह प्रणाली समतामूलक समाज और साम्यवाद के आदर्शों पर आधारित थी। यहाँ निजी संपत्ति का विरोध होता था तो समाज को समानता के सिद्धांत पर व्यवस्थित करना चाहते थे। चीज़ें समझ में आ गई। यहाँ समाजवादी पार्टी का शासन था, इसको कम्युनिस्ट पार्टी भी आप बोल सकते हो, जिसमें किसी अन्य दल या विपक्ष दल की कोई जगह नहीं थी। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जो सोवियत संघ था उसमें सिर्फ एक ही पार्टी थी, कौन सी? कम्युनिस्ट पार्टी बोल दो या साम्यवादी पार्टी बोल दो। यहाँ पे अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जो भी देश का कार्यभार, जो भी अर्थव्यवस्था होती थी, वो योजनाबद्ध तरीके से होती थी और राज्य का इस पे क्या होता था, पूरी तरीके से कंट्रोल होता था। आगे बात करते हैं सोवियत संघ की विशेषताएं। सोवियत संघ की विशेषताओं में अगर बात करें तो सोवियत संघ का जो क्षेत्रफल था काफ़ी बड़ा था। सोवियत संघ के पास जैसे खनिज संसाधन थे, सैनिक थी, अच्छी टेक्नोलॉजी थी, हर एक चीज़ से भरपूर था सोवियत संघ। इसके अलावा जनता के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर रखा था। अर्थात कहने का मतलब ये, जैसे आप देखते हो किसी भी देश में न्यूनतम जो सर्विसेज होते हैं ना, जैसे देखते हो कि हमारे देश में राशन गवर्नमेंट बंटवाती है। क्यों बंटवाती है? ताकि जो गरीब लोग हैं वो उसका लाभ उठा पाएँ, और जो समाज है, समाज में जो गरीबी है उस चीज़ को थोड़ा बहुत दूर किया जा सके, ठीक है। इसकी वजह से गरीबों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी चलाती है, राशन बंटवाती है, ताकि हर एक व्यक्ति कोई भूखा ना मरे। तो ऐसे ही वहाँ पे जनता के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर रखा था, जहाँ पे जनता को हर एक चीज़ सुविधाएं देने की कोशिश करती थी वहाँ के गवर्नमेंट। आगे बात करते हैं स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, लोक कल्याण, रियायती दामों पर उपलब्धि। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे जो शिक्षाएँ थी, जो स्वास्थ्य जो सुविधाएँ थी, और इसके अलावा बच्चों के लिए देखभाल या लोक कल्याण की अगर बात करें तो रियायती दामों पर उपलब्ध थी। यानी कि रियायती का मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हो कि जो एक बेटर दाम होता है ना, जो आप ये समझ सकते हो कि जो न्यूनतम दाम होता है उन पर उपलब्ध होती थी, ठीक है। यहाँ पे बेरोजगारी नहीं थी क्योंकि सारे लोग को काम मिलता था, ठीक है, क्योंकि नौकरशाही की प्रणाली थी। आगे अगर बात करें तो हर चीज़ पर सरकार का नियंत्रण होता था, चाहे वो भूमि हो या अन्य उत्पादन संपदा हो। तो ये थी सोवियत संघ की विशेषताएं। आगे बात करते हैं सोवियत संघ की कमियां क्या थी। तो यहाँ पे नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया था, यानी कि अब आप समझते हो कि हर एक व्यक्ति को वहाँ पे नौकरी मिलती थी, तो नौकरशाही की शिकंजा कसता चला गया था। इसके अलावा सारे लोग नौकर बन के काम करते थे। अर्थात कहने का अर्थ है कि चाहे अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, सबको काम करना पड़ता था, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार की कमियां थी सोवियत संघ में। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आप देखते हो कि समाज में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अच्छा काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बीच में आते हैं, अच्छा काम करते भी हैं और नहीं भी करते हैं, और ऐसे कुछ लोग होते हैं जो आलसी होते हैं, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखते हो हमारा जो समाज का डिवाइडेशन किस हिसाब से होता है, जो अच्छा काम करेगा उसकी अच्छी सुविधाएं, जो अच्छा काम भी करेगा और नहीं भी करेगा उसको मिडल टाइप की सुविधाएं, और जो बेहद आलसी रहेगा वो समाज में गरीब वर्ग ही तो रहेगा।
तो यही चीज़ है। लेकिन वहाँ पे क्या है कि जो अच्छा काम करे उसको भी वही सुविधाएं, जो बेकार काम करे उसको भी वही सुविधाएं। तो इस वजह से नौकरशाही का शिकंजा वहाँ पे कसता चला गया था। आगे, नागरिकों का जीवन कठिन हो गया था। इसके अलावा लोकतंत्र और अभिव्यक्तियों की आज़ादी नहीं रही थी। ठीक, वहाँ पे लोकतंत्र और अभिव्यक्तियों की आज़ादी नहीं रही थी, अर्थात कहने का मतलब ये था कि जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, सोवियत संघ की जो सरकार थी, कम्युनिस्ट पार्टी, चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, वहाँ के व्यक्तियों को ये अधिकार नहीं था कि पार्टियों से क्वेश्चन पूछ सके। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी एक डिसएडवांटेज थी सोवियत संघ की। इसके अलावा बात करें तो लोकतंत्र नहीं था वहाँ पे, क्योंकि साम्यवादी सरकार चलती थी। अभिव्यक्तियों की आज़ादी नहीं रही थी, यानी कि अभिव्यक्ति समझ सकते हो, कम्युनिकेशन, आप कि कोई चर्चा हो सके इस गवर्नमेंट के हिसाब से, तो उसकी आज़ादी नहीं थी। आगे अगर बात करें, संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग जो होता था हथियारों में होता था, जिसकी वजह से उपभोक्ता वस्तु की कमी हो जाती थी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा खर्च करते थे हथियारों में करते थे। जैसे आपको पता है कि जो सोवियत संघ था और जो अमेरिका था, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए हथियारों की होड़ स्टार्ट कर दिए थे। ये भी शस्त्रों की प्रोडक्शन कर रहे थे, ये भी शस्त्रों की प्रोडक्शन कर रहे थे। तो इसकी वजह से ये ध्यान नहीं दे पा रहे थे उपभोक्ता वस्तुओं के ऊपर। ठीक है, जिसकी वजह से समाज में गरीबी आने लगी। ठीक, और इसका एक कमी ये भी रहा कि जब उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन नहीं हो पाया तो बाहर देशों से वस्तुओं का आयात करना पड़ा। तो बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज थी सोवियत संघ के, मतलब सोवियत संघ में बहुत सारी कमियां भी थी। आगे बात करते हैं, 1979 में अफगानिस्तान के मामले में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया, जिसकी वजह से सोवियत संघ को नुकसान हुआ। ये देखिए, इसके ऊपर एक टॉपिक भी है जो हमने ऊपर जो पढ़ा है ना, ये चीज़, ये यानी कि मिडल ईस्ट क्राइसिस अफगानिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान संकट। तो ये टॉपिक इससे रिलेटेड है, इसके ऊपर एक पूरा ही टॉपिक है जहाँ पे आप ये समझोगे कि अफगानिस्तान के मामले में सोवियत संघ ने दखल अंदाजी की थी। अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने सेना भेज दी थी और लगभग 10 साल तक वहाँ पे सेना रही, 10 साल तक वहाँ पे सेना रही और मिला कुछ नहीं सोवियत संघ को, बल्कि सोवियत संघ को नुकसान हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे पूरा अच्छे तरीके से। बस आप इतना समझ लो कि 1979 में अफगानिस्तान के मामले में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया था, जिसकी वजह से सोवियत संघ को नुकसान का सामना करना पड़ा था। आगे, कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन, अर्थात कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे जो पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसका बुरा शासन था। अर्थात जो भी करती थी अपने हिसाब से करती थी, जनता की कोई नहीं सुनती थी। ठीक है, इसके अलावा जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होती थी। तो ये था सोवियत संघ की कमियाँ। आगे अगर बात करें सोवियत संघ के विघटन के कारण, अब देखो एक चीज़ यहाँ पे कि जो कमियाँ थी, अगर सोवियत संघ में कमियाँ नहीं होती तो उसका विघटन नहीं होता। तो जो कमियाँ थी यही इसके कारण बन जाएंगे, है ना, क्योंकि कमियों की वजह से ही तो कारण बनते हैं विघटन का। तो जो सोवियत संघ की कमियाँ थी वही इसके कारण बन जाएंगे। अब देखते हैं, जैसे पहला, कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन, जो कि हमने पढ़ा था, जैसे भ्रष्टाचार हो जाना, जनता के प्रति जवाबदेह ना होना। ठीक है, इसके अलावा संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग हथियारों में कर देना, जिसकी वजह से उपभोक्ता वस्तु की कमी हो गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया। इसके अलावा नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। मैंने देखो यहाँ पे चीज़ बताया ना कि अमीर लोग, जो मेहनती लोग हैं, वो अच्छा काम करते हैं तो उनको संपत्ति रखने का अधिकार होना चाहिए, यानी कि समाज में पूंजीपति होने चाहिए। लेकिन जो बेहद आलसी है वो तो गरीब होंगे ही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था वहाँ पे सोवियत संघ में। तो इसी वजह से वहाँ के लोग रुष्ट थे और ये इसका अभिप्राय ये हुआ कि सोवियत संघ का विघटन का सामना करना पड़ा। आगे अगर बात करें, लोगों को गलत जानकारी मिलना कि सोवियत संघ तरक्की कर रहा है, यानी कि विकास कर रहा है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा शस्त्रों का प्रोडक्शन कर रहा था, जिसकी वजह से उपभोक्ता वस्तु की कमी हो रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी जो इकोनॉमी रेट है, सोवियत संघ अपने लोगों को ये बता रहा था कि हम विकास कर रहे हैं, यानी कि धोखे में डाल रहा था। और आपको पता है विकास का असली मतलब पता लग जाता है लोगों को, बेहद आप बताओ या ना बताओ, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप तरक्की कर रहे हो तो समाज में जो हमारा मतलब जो है, समाज में जो हमें जो उपभोक्ता वस्तु है वो सस्ते रेट में मिलेगी ना। अगर आप विकास कर रहे हो तो महंगाई नहीं रहेगी, लेकिन अगर आप विकास नहीं कर रहे हो तो जाहिर सी बात है उपभोक्ता वस्तु जो है वो काफ़ी महंगे रेट पे मिलेगी। ठीक है,
तो वहाँ पे उपभोक्ता वस्तु की कमी थी, जिसकी वजह से बाहर देशों से आयात करना पड़ता था और जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती चली गई थी। ठीक है, और इसके अलावा सोवियत संघ ने गलत जानकारी ये दी थी कि सोवियत संघ क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। आई बात समझ में? आगे, जिसकी वजह से खाद्यान्न संकट के कारण उपभोक्ता वस्तुओं को आयात करना पड़ा, मंगाना पड़ा। इसके अलावा राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता की इच्छा का उभार, अर्थात कहने का अर्थ ये है कि राष्ट्रवादी भावना, यानी कि वहाँ के जो 15 सोवियत संघ बना था 15 देशों को मिलाकर, तो यहाँ के देशों को राष्ट्रवादी भावना आने लगी, यानी कि ये सोचने लगे कि हम अपना एक देश रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता, इतनी गरीबी नहीं होती। ठीक है, संप्रभुता का इच्छा का उभार का मतलब ये है कि संप्रभुता का मतलब होता है कि ओन डिसीजन लेने की शक्ति। ठीक है, आगे अगर बात करें तो मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार नीति, अर्थात कहने का अर्थ ये है कि मिखाइल गोर्बाचेव उस टाइम पे राष्ट्रपति थे वहाँ के सोवियत संघ के, और इन्होंने 2 प्रकार की सुधार नीति निकाली थी। ठीक है, एक पेरेस्ट्राइका, दूसरा ग्लासनोस्ट। ये भी कहीं ना कहीं कारण रहा सोवियत संघ के विघटन का। आई बात समझ में? तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ। अब एक चीज़ आप याद रखना, अगर ये 6 नंबर के क्वेश्चन में आता है, हालांकि ये पूछता है 6 नंबर के क्वेश्चन में आता है, तो आपको ये एक एक लाइन लिख के नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। आपको नंबर मिलेंगे लेकिन 6 में 6 नहीं मिलेंगे। इस वजह से आपको इनको हेडिंग्स बनाना है, और हेडिंग्स बनाने के बाद इसको एक्सप्लेन करना है। जो भी मैंने बातें बताई है उसी को आपको लिख देना है, और ऐसे 6 पॉइंट, आपको सिर्फ 6 पॉइंट लिखने हैं। 6 पॉइंट अगर लिख देते हो और उसको 2-2, 3-3 लाइन में एक्सप्लेन कर देते हो तो 6 में 6 पक्के हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पढ़ाना मेरा मकसद नहीं है, पढ़ाने के साथ साथ हर वो चीज़ बताना जिसकी वजह से आपके अच्छे नंबर आ पाए। आई बात समझ? आगे बात करते हैं। यहाँ पे हमने लास्ट में क्या पढ़ा, मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार नीति। तो सुधार नीति 2 प्रकार की थी, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्राइका। ग्लासनोस्ट का मतलब होता है खुलापन दे देना, और पेरेस्ट्राइका का मतलब होता है पुनर्रचना। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने जो 15 जो देश थे ना, इनको खुलापन दे दिया था, यानी कि ग्लासनोस्ट की नीति निकाल के उनको क्या कर दिया था, खुलापन दे दिया था, जिसकी वजह से खुलापन का फ़ायदा उठाकर 15 राज्यों ने क्या किया, अलग होने की घोषणा कर दी। इसके अलावा पेरेस्ट्राइका का मतलब क्या होता है, पुनर्रचना। अब जब खुलापन दे दिया गया, अब उसको दोबारा से रचना थोड़ी ना कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं ये डिसएडवांटेज रहा मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार नीति का। हालांकि ये सुधार करने के लिए बनाए थे, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं मिला, बल्कि इसका अपोजिट ही हो गया था। आगे अगर बात करें तो सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, तो परिणाम क्या हुआ, जैसा कि आपको पता है कि पहला जो क्या था, शीत युद्ध चल रहा था, अब शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। दूसरा, द्वितीय दुनिया का पतन हो गया। जो हम 3 दुनिया पढ़े थे, फर्स्ट दुनिया क्या थी, अमेरिका और पूंजीवादी देश। द्वितीय दुनिया क्या थी, सोवियत संघ और साम्यवादी देश। और तृतीय दुनिया क्या थी, भारत और इंडिया हो गया, भारत और गुट निरपेक्षता वाले देश। ठीक है, तो ये जो द्वितीय दुनिया थी इसका क्या हो गया, पतन हो गया। हथियारों की होड़ खत्म हो गई, जो पहले हथियारों का प्रोडक्शन होता था उसकी होड़ खत्म हो गई, क्योंकि कंपटीशन रहा ही नहीं। इसके अलावा विचारधाराओं की लड़ाई खत्म हो गई। आप देखते थे अमेरिका की विचारधारा पूंजीवाद थी, सोवियत संघ की विचारधारा साम्यवाद थी, तो यहाँ पे साम्यवाद की विचारधारा खत्म हो गई और पूंजीवाद तो रह ही रहा। इसके अलावा अमेरिका एकमात्र शक्ति बन बैठा। इसके अलावा 15 जो गणराज्य थे वो सोवियत संघ से अलग हो गए, जिसकी वजह से सोवियत संघ का अंत हो गया। इसके अलावा शॉक थेरेपी को अपनाया गया। शॉक थेरेपी क्या है ये हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। शॉक थेरेपी क्या है, बस आप इतना समझो कि शॉक थेरेपी को अपनाया गया। तो ये चीज़ें थी जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ। अब देखिए सोवियत संघ का विघटन स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 1989 से स्टार्ट हो गया था। जब बर्लिन की दीवार गिरी थी तो ही समझ लिया गया था कि सोवियत संघ का अब लगता है अंत हो जाएगा। और आगे चल के 1990 में कई सारे देश अलग हो गए, और इसका एट द एंड 1991 में इसका एक्चुअल विघटन हो गया सोवियत संघ का। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। किसी भी प्रकार की कोई भी अगर दिक्कत आती कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको सब चीज़ की सुविधाएं आपको मिलेंगी। दोबारा किसी भी टॉपिक पर कोई दिक्कत आती है तो मैं कोशिश करूँगा जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें उसको कवर अप कर सकूँ। आई बात समझ में?
तो ये था। इसके अलावा इसकी क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी आएगी, मैंने बताया था, तो वहाँ पे सारा चीज़ कवर अप हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था। अब जब सोवियत संघ का अंत हो गया तो विश्व क्या हो गया, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में कन्वर्ट हो गया। तो विश्व राजनीति में जब किसी एक देश का अधिक प्रभाव होता है तथा अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय निर्णय उसी की इच्छा के अनुसार लिए जाते हैं, तो इसे एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहा जाता है। जैसे अमेरिका, तो सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका का वर्चस्व रहा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में यानी कि यूएनओ जैसे जगहों पे, ठीक है, अमेरिका का ही ज़्यादा दबदबा था और इसी के अनुसार निर्णय लिया जाता था। इसी की वजह से इसको एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का नाम दे दिया जाता है। तो ये था आज का टॉपिक, जहाँ पे हमने देखा 7 टॉपिक हमने कवर अप कर लिया, जहाँ पे दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ लिया, सोवियत संघ की प्रणाली के बारे में पढ़ लिया, सोवियत संघ की कमियां के बारे में पढ़ लिया, सोवियत संघ के विघटन के उत्तरदायी कारण पढ़ लिया, मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार नीति हमने पढ़ लिया, और सोवियत संघ के विघटन के परिणाम पढ़ लिया, और एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था पढ़ लिया। अब जो अगला पार्ट आएगा उसमें हम इन चीज़ों के बारे में देखेंगे। शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी के परिणाम, बर्लिन की दीवार और अफगानिस्तान का संकट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए बाय बाय।